मैं मनीष जी, पहले आप क्योंकि पट्टा बैठे, मैं आपसे एक चीज पूछ लूं कि मैं जो कह रहा हूं अनिल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर की तरफ से ये अपील आनी चाहिए, अगर वो अपने को बीजेपी के अगेंस्ट सीरियस कैंडिडेट मान रहे हैं और मान रहे हैं कि बीजेपी ही से मुक्ति चाहिए, नहीं तो अकेले तो भाई वो इसी रेफरेंस में कहा था कि अपने तेज प्रताप बाबू, तेजू बाबू भी लड़ रहे हैं, अपने कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं, तो वो तो आजाद देश है, कोई कहीं लड़ा है। लेकिन अगर वो थोड़ा इंडिया गठबंधन को इस उसमें कि भाई इंडिया गठबंधन की तरफ एक पब्लिक ओपिनियन जरूर कहेगा कि नहीं नहीं भाई, इनको जब ये मांग रहे हैं तो दे देना चाहिए, नहीं समर्थन, अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाना चाहिए, ऐसे कैसे कोई बिना किसी को मतलब बिना उनसे कहे कैसे लड़ेगा। लेकिन जो मैंने टाइटल लगाया उसका एक चीज मुझे ये लगती है कि जितने लोग ये बड़े बम माने जाते थे ना, ये जब फुस हो जाते हैं तब कांग्रेस में की तरफ चलते हैं। जब तक इस बम में मनीष जी कुछ दम रहे, तब तक अगर कांग्रेस में आ जाए तो कांग्रेस का भी फायदा, या इंडिया इधर का भी फायदा, उनका भी फायदा। लेकिन ये जितने बम हैं, ये अपना जब पटाखा फुस हो जाता है तब रुख करते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी की तब याद आती है। तो इस रेफरेंस में मैंने कहा था कि या तो अगर इस देश में कोई पॉलिटिक्स जैसी चल रही है, अगर एक दो तीन साल में, और याद तो आनी पड़ेगी आपको राहुल गांधी की, इसके सिवा मेरे हिसाब से कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन मनीष जी, ग्राउंड रियलिटी क्या है? जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि डन डील नहीं है, बाहर से हम लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीट है 95, मतलब एक लंबा समय हो गया, करीब करीब 41 साल, 9-10 इलेक्शन हो गए इस बीच, वो बीजेपी लगातार वो सीट जीतती रही है। ऐसे में वहां कौन चुनौती होगी? और ये जो 3-4 नाम आ रहे हैं कि इनमें से इनको किसी को दिया जाएगा, मतलब मुझे थोड़ा देख के आश्चर्य हुआ कि अजय आलोक को, बड़ा मजबूत प्रवक्ता और बड़ा अच्छा नाम, अजय आलोक तो मेरे ख्याल में बहुत ही लाइट वेट रहेंगे, वो तो जो मेरी समझ है वो तो उड़ जाएंगे अगर वहां पे वो रहे। नील रतन घोष और प्रोफेसर रणवीर नंदन जो हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं। लेकिन अजय, मैं जरा इस पे भी आपकी एक टिप्पणी ले लूं कि बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी चल रही है और आपके हिसाब से ग्राउंड रियलिटी क्या है? मनीष वर्मा साहब। मनीष जी। अच्छा, हमसे बोल रहे सर? जी 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 जी, देखिए, इसमें एक उन्होंने कोई स्पेस तो नहीं छोड़ा है पॉलिटिकली। वो एक कह लीजिए कि आप उनको भाजपा की टीम के बतौर आप उसमें वो जो उनके ऊपर आरोप था और जो आगे भी रहेगा, लेकिन इस मूव से उन्होंने कम से कम वो विपक्ष की एक भूमिका में दिख रहे हैं, भाजपा से लड़ते हुए देखते हैं। मतलब वो बिहार में अपने लिए एक विपक्ष का जगह तलाश रहे हैं, एक ताकतवर विपक्ष का, क्योंकि वहां एक वैक्यूम है। और ये मान लीजिए, इसको आप इस रूप में भी देखिए कि जब सरकार बनाने बिगाड़ने की बात थी, तब लोग अभी ढील नहीं देना चाहते थे विपक्ष के नाम पर। प्रशांत किशोर को लेकर के रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी कोई ऐसी रिस्क नहीं है, और प्रशांत किशोर की एक अपनी एक पहचान वहां ऑलरेडी बन गई है। वो आप चाहे ना चाहें, वो एक स्टेब्लिश हो गई। यहाँ जनता, विपक्ष की जो जनता है, वो सचमुच मूव कर सकती है प्रशांत किशोर के साथ। इस संभावना को उन्होंने, क्योंकि अभी कोई सरकार बनाने और बिगड़ने का कोई स्पेस नहीं है, और ये वास्तविकता है। आप समझिए कि वहां विपक्ष की भूमिका बेहद कमजोर है, मतलब चुनाव के बाद। और एक बात चली गई है कि ये अभी जो विपक्ष है वहां पे, वो भाजपा से उस तरह से नहीं लड़ सकती है। उसका जो अपना एक जनाधार का जो दायरा है, वो बहुत छोटा है। वो बहुत एमवाई से बाहर वो जा ही नहीं पा रहा। और पूरा जो अति पिछड़ा दलित हिस्सा है, समाज का जो और हिस्सा है, उसका एक बड़ा गठबंधन केवल राजमशीनरी के बल पे बिहार नहीं जीता है। राजमशीनरी है उसमें, लेकिन राजनीति भी थी उसमें। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि बिहार के चुनाव में बेसिकली पॉलिटिकली आप देखेंगे कि जनाधार के लेवल पे भाजपा और उसके गठबंधन ने ज्यादा बड़ा गठबंधन बनाया, और विपक्ष अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाया इस बार। और उसके बाद भी वो इतनी खराब सरकार है इस समय बिहार में, उससे किसी भी स्तर पे लड़ती हुई नहीं दिखती। ये सरकार, विपक्ष जो है बिल्कुल जीरो है। मैंने आप कह लीजिए कि ये चरम मामला है। तो वहां एक आप समझ लीजिए, आप उसको अगर थोड़ा बहुत उत्तर भारत को थोड़ा आप तमिलनाडु से भी मूव कर सकते हैं, तमिलनाडु से भी आप लिंक कर सकते हैं। वहां एक नए राजनीति की कह लीजिए कि उसके लिए स्पेस बना हुआ है। वो प्रशांत किशोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक नई पॉलिटिक्स के लिए, नए तरह की पॉलिटिक्स के लिए, और लड़ती हुई सड़कों पे जनता के हर हिस्से को संबोधित करती हुई, वहां एक पॉलिटिक्स की डिमांड बन गई है। और ये जो अभी स्थापित विपक्ष है, उससे गहरी निराशा है। ये सब समझ के साथ ही प्रशांत किशोर वहां मूव कर रहे हैं।
और वो वहां हल्के उम्मीदवार नहीं होंगे। ये कह लीजिए कि पार्टियों का गठबंधन बने ना बने, जनता का गठबंधन बन सकता है। यहाँ जनता रिस्क ले सकती है, इस उपचुनाव में रिस्क ले सकती है, ये स्पेस उनके लिए बन जाएगा। ये ऐसा लग रहा है कि वो एक ताकतवर कैंडिडेट के बतौर वहां रहेंगे। और दूसरा ये है कि उनको उनको लग भी रहा है कि अगर अपनी राजनीति को बढ़ानी है, ले जानी है, जो इस चुनाव के बाद थोड़ा डाउन हुई है, तो रिस्क जोन में जाना होगा, रिस्क जोन में जाना होगा। ये उनको बात समझ में आ गई है। एक बार पिछली बार बात ये चली गई थी, प्रशांत किशोर डर के मारे लड़े नहीं, ये बात चली गई। कैंडिडेचर की बात हो रही थी राघोपुर से, और वो लड़ने से पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि पूरा चुनावी प्रबंधन है उनके हाथ में, तो हम एक सीट पर पूरे पार्टी को संगठित केंद्रित नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन उसका मैसेज गलत चला गया। उस बार ये मैसेज गलत चला गया। प्रशांत किशोर खुद लड़ने से बच रहे हैं, उनके कैंडिडेट को कौन जानता है। जब वो खुद लड़ने से बच रहे हैं तो इसका मतलब वो चुनाव लड़ने से पहले ही हार गए। उस छवि को वो बदलना चाहते हैं। एक सीट भी अगर वो मान लीजिए, सीट पे भी एक ताकतवर तरीके, जैसे आप बनारस में आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, वो चुनाव हार के भी अपनी राजनीति को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा लेंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ करके वहां पे बनारस में वो अपनी राजनीति को, अपनी पॉलिटिक्स को डेवलप कर गए। उसके जरिए एक चुनौती को एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और वो लड़ गए। यहां अगर वो हारते भी हैं तब भी उनकी राजनीति को सकारात्मकता ही मिलेगी, बहुत कोई नकारात्मक बात नहीं होगी। और जीत जाएंगे तो बाजी पलट जाएगी, विपक्ष की जगह लेने की तरफ बढ़ जाएगी। ये उनके पास दो तरह के चांस है। नहीं जीतेंगे तब भी एक पोजीशन बनी रहेगी, और जीत जाएंगे तो वास्तव में वहां विपक्ष की भूमिका लेने की तरफ वो बढ़ जाएंगे। वो वहां एक छवि उनकी इस तरह की उनकी बन जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि स्मार्ट मूव है ये प्रशांत किशोर का, वास्तव में स्मार्ट मूव है। आप उनकी विचारधारा पे बात कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत स्मार्ट मूव है। अभी ये इसको कह लीजिए कि फिर से अपने आप को उन्होंने एक नए सिरे से बिहार की राजनीति में अपना एक कह लीजिए कि अपनी पहचान को फिर से वो उसको दावा जो कहते हैं, विपक्ष बनने का जो दावा है, वो फिर से रिक्लेम करने का एक उन्होंने इसको एक अवसर की तरह ही लिया। और मैं इसको देखता हूं कि भाजपा के लिए वहां बहुत चुनौती आ सकती है। ये भी एक बात है। ये अलग बात है कि देखिए, कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते वास्तव में अभी फिर से थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुए। ये भी बात हम लोगों को समझनी चाहिए। वो कभी भी कांग्रेस के सवाल पे उनके कभी भी उन्होंने नकारात्मकता बहुत नहीं बात की, कभी बहुत उसको लेकर के टारगेट नहीं किया उस लेवल। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए, सोनिया गांधी का नाम लेते हुए जनरली एक बहुत ही थोड़ा सम्मानजनक ढंग से ही बात करते रहे। यानी कि वहां वो स्पेस अभी उस पर एकदम उससे मुक्त नहीं होना चाहते। वहां का रिश्ता उनका अभी बना रहेगा। और आगे की राजनीति में आप ये आपका जो बैनर है, ये कोई बहुत चकित करने वाला बैनर नहीं है जो आपने आज न्यूज का वो बनाया है, जो आपने लिखा है, वो चकित करने वाला नहीं। उसमें एक रिश्ता डेवलप होगा। अगर यहाँ ये डेवलप हो गए तो मेरा ये कहना है कि राजद से उनके रिश्ते बहुत खराब हैं, लगातार होते जा रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में आपने ध्यान दिया होगा, तमिलनाडु में डीएमके से भी रिश्ता तोड़ लिया। बहुत तनावपूर्ण रिश्ते उनके आपस में रहते थे, बल्कि उतने तनावपूर्ण नहीं थे जितने राजद के साथ। तो अगर प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स बिहार में अगर आगे बढ़ेगी तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस भी एक अगले मूव की तरफ बढ़ सकती है बिहार में। इसको भी हम लोगों को बहुत आश्चर्यचकित होकर नहीं सोचना चाहिए। ये हो सकता है अगर इनकी एक ताकत थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखी तो राजद के साथ राजद की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में बहुत थोड़ा टकराव बढ़ता जा रहा है। वो भी कुछ नया अपने बल पे करना चाहते हैं और कुछ नए पार्टनर भी तलाशना चाहते हैं। उनके लिए भी एक मैं देख रहा हूं, हो सकता है ये आत्मघाती हो, लेकिन कांग्रेस जो है इस दिशा में सोचने लगी है और ये भविष्य का एक रिश्ता बन सकता है। इसको भी हम लोगों को बहुत इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी।